आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। सुबह 11:35 पर देहरादून से हरिद्वार के लिए सीएम धामी रवाना होंगे। तो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम सीएम जाएंगे। सुबह 11:55 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। तो सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री संबोधन भी कर देंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। तो उत्तराखंड के स्वर्णिम 70 समापन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का ये दौरा रहने वाला है। तो आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो देहरादून से हरिद्वार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। वहीं उत्तराखंड और देश को पहली योग नीति की सौगात मिली है। सीएम धामी ने योग नीति का शुभारंभ किया। पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने का ऐलान किया गया। तो पहाड़ों पर 2 नए योग नगर बनेंगे और आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र का भी निर्माण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड और देश को पहली योग नीति मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग नीति का शुभारंभ किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने का ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। पहाड़ों पर 2 नए योग नगर और आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। बड़ी खबर आप। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो पहली योग नीति देश और उत्तराखंड को मिल गई है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने का ऐलान सीएम धामी ने किया। पहाड़ों पर 2 नए योग नगर और आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड को पहली योग नीति की सौगात यहां पर मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग नीति का शुभारंभ किया। तो पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने का ऐलान सीएम ने किया है। वहीं उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों को छोड़ समूचे उत्तराखंड में मानसून अपने सामान्य समय पर पहुंचा है। प्रदेश भर में रिमझिम बारिश जारी है और अगले कुछ दिनों में बारिश का क्रम कहीं कहीं तेज भी हो सकता है। केरल में बीते 24 मई को पहुंचने के बाद जून मध्य में मानसून के उत्तराखंड में प्रवेश करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इसमें देरी हुई और मौसम विभाग 22 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना जता रहा था। हालांकि मानसून अपने सामान्य समय पर 20 जून को प्रदेश में सक्रिय हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में मानसून के पहुंचने का अनुमानित समय 20 जून माना जाता है। पिछले साल मानसून 27 जून को पहुंचा और उससे पहले भी 2 साल मानसून जून के अंतिम हफ्ते में ही पहुंचा था। तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में रिमझिम बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का माहौल उत्तराखंड में देखने। तो ज़्यादातर इलाकों में बारिश लगातार जारी है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। रिमझिम बारिश का दौर हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के बाकी जगहों पर लगातार देखने को मिल रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बताई जा रही है। देखिए शायद अभी की अगर बात करें तो अभी भी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम खराब है और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है, आज कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई थी और मानसून ने दस्तक दी है। इससे पहाड़ और मैदान सभी जगह बारिश हो रही है। कई जगह भूस्खलन की भी स्थिति देखने को मिल रही है। हरिद्वार को छोड़ करके, हरिद्वार के कुछ हिस्सों को छोड़ करके, कुछ इलाकों को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो है वो बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश लगातार ही हो रही है। सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। कहीं कहीं तेज हवा होने की संभावना भी जताई गई है। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए तो मानसून का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार प्रदेश भर में देखने को मिल रहा था। अब स्थितियां काफ़ी सामान्य यहाँ पर बताई जा रही हैं, क्योंकि समय से मानसून आया है। साथ ही साथ लोगों को जो भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है।
और निश्चित तौर पे देखिए जहाँ जून के महीने में काफी गर्मी बढ़ जाती है और ऐसे में तमाम जगहों पर लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। और इस बार की अगर बात करें तो इस बार मानसून जल्दी उत्तराखंड में प्रवेश हुआ है। तो हालांकि प्री मानसून के चलते लगातार बारिश हो रही थी, तब भी मौसम सुहाना उत्तराखंड में बना था। लेकिन अब पूरी तरह से मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी है। तमाम जगहों पर बारिश हो रही है, पहाड़ मैदान सभी जगह हो रही है। और इस समय देहरादून में भी बारिश हो रही है, देहरादून के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मानसून मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले कुछ समय तक तेज बारिश होने की भी संभावना है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि ये अगले कुछ दिनों तक मौसम जो है वो इसी तरह से बना रहेगा, रिमझिम बारिश का दौर लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कई बार हरीश हमने देखा है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय इलाकों में खासा परेशानियों का सबब भी ये बारिश बन जाती है। लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं और प्रशासन के लिए खासा परेशानियों का सबब यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं मानसून को लेकर और किस तरीके के कदम उठाए गए हैं? देखिए मानसून को लेकर के पहले ही तैयारियां हैं। कई जो नदियां हैं उनको चैनलाइज किया गया है और उसके अलावा जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तमाम जगहों पर जैसे कि चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है, तो चारधाम यात्रा से लिहाज से जहाँ पर डेंजर जोन है, जहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति पहले ही बनी हुई है, तो उन जगहों पर जेसीबी मशीन, फोकलैंड मशीन लगाई गई है ताकि जो यात्री हैं वो अपना आवागमन आसानी से कर सकें। और साथ ही साथ जो तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो विभाग जो आपदा से जुड़े हुए हैं सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है तो उनको तत्काल वहां पर राहत और बचाव कार्य किया जा सके। हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्थिति उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन फिर भी जो आसपास की जो चीजें हैं जल लगातार जहाँ पर बारिश हो रही है तो वहां पर मॉनिटरिंग हो रही है प्रशासन के द्वारा। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। योगिनी एकादशी का पावन स्नान है और हरिद्वार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत भी रखा जाता है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से पूजा पाठ संपन्न किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य का वरदान भी हासिल होता है। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आज से आचार संहिता लागू हो गई है, तो नामांकन की प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी। हरिद्वार जनपद को छोड़ 12 जनपदों में ये चुनाव होंगे। हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच जून से 1 जुलाई तक होगी। नाम वापसी की तारीख 2 जुलाई को होगी और निर्वाचन 2 चरणों में होगा। तो पहले चरण में सिंबल 3 जुलाई को मिलेंगे। 10 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। दूसरे चरण में सिंबल 8 जुलाई को होंगे और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। 19 जुलाई को मतगणना होगी। व्यय प्रेक्षक नहीं है इस निर्वाचन में, लेकिन व्यय अनुरक्षण के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। हमने जनपद स्तर पर व्यवस्था की है कि एक प्रभारी अधिकारी, किसी वरिष्ठ अधिकारी को बनाया जाएगा जो एक्सपेंडिचर की अपनी मॉनिटरिंग करेगा। और उसके अलावा 3 टीमें भी होंगी प्रत्येक जनपद में। एक प्रशासन की टीम रहेगी, एक आबकारी विभाग की टीम रहेगी और एक पुलिस विभाग की टीम रहेगी। ये जो इनको जो अन्य मादक पदार्थ हैं या लुभावने वाले जो आइटम्स हैं या नकदी है, इनको जब्ती का अधिकार होगा। ये जब्त कर पाएंगे और प्रतिदिन की सूचना ये आयोग को भेजेंगे। तो ये किया गया है। पिछली बार की तरह जैसे हमने नगर निकाय में किया था, इस बार भी जो दिव्यांग मतदाता है उनको सुविधाजनक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने स्मार्ट मीटर के विरोध के बाद जमकर हंगामा मचाया है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर गुस्सा
फूटता हुआ दिखाई पड़ा। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में घुसकर अधिशासी अभियंता दीपक कुमार को जमकर फटकार लगाई। काफी वक्त से कांग्रेसी पार्षद अपने इलाके में स्पीड ब्रेकर और टूटी सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी ध्यान नहीं दे रहा था। जनता के बढ़ते दबाव और विभाग की बेरुखी से कांग्रेसियों का सब्र टूट गया। शनिवार को महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर और मनोज सैनी समेत कई पार्षद पीडब्ल्यूडी की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस सीधे अधिशासी अभियंता बताया कि अमन गर्ग ने शुक्रवार को इंजीनियर को फोन किया था, जिस पर उन्होंने कह दिया था मैं नहीं करूं। इस बात पर अमन गर्ग ने ऑफिस में ही जमकर खरी खोटी में सुना डाली। उधर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड पहुंचे 8 देशों के राजदूतों ने भरारी सैंड में योग किया। राजदूतों ने हरिद्वार में सांस्कृतिक आस्था दिखाई। मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस के राजदूत हर की पौड़ी पर पहुंचे। साथ ही वो गंगा आरती में भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर हरिद्वार के निजी होटल में उच्च स्तरीय और आयुष विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। गंगा घाट तक विदेशी राजदूतों ने गंगा पूजन किया। इस दौरान योग और भारतीय संस्कृति से जुड़े भावपूर्ण क्षण दिखाई दिए। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड आए कई देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और प्रतिनिधियों के साथ निवेश, आयुष, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्रों में रणनीतिक चर्चा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक हरिद्वार में आयोजित की गई। बैठक में मैक्सिको, फिजी, नेपाल, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस के राजनयिक व अन्य उच्च अधिकारियों समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कैंची धाम का निरीक्षण किया। दरअसल कैंची धाम अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ NH 309 पर बसा हुआ है। कैंची धाम में पिछले कई सालों से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर यहां पर पार्किंग के साथ भवाली से बाईपास बनाने को लेकर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि अब इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। इसके लिए 5.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हो गई है। अलाइनमेंट और सर्वे पूरी कर लिया गया है और जल्द ही टेंडर होने के बाद इसे युद्ध स्तर पर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। कैंची बाईपास जो रोड है, इसका अलाइनमेंट और इसका जो जिस दिशा में रोड जानी है उसका पूरा निरीक्षण किया है, क्योंकि जिस प्रकार से कैंची धाम में जाम की स्थिति बनी हुई है, मैं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारी व्यवस्थाओं को सृजन करने का काम कर रहे हैं। उसी में हमारा जो दूरी खाल तक सैनिटोरियम से वो रोड का काम हमारा लगभग पक्का है। उसका आज मैंने स्वयं निरीक्षण किया और दूरी खाल, चौरसा, पाटली और थौना और रातीघाट तक, इस पॉइंट तक ये लगभग 11 किलोमीटर की हमको सैद्धांतिक विधिवत स्वीकृति लगभग प्रक्रिया में हमको मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया जारी है और टेंडर भी इसी हफ्ते खोल दिए जाएंगे। उधर हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हर मिलाप जिला अस्पताल और चैनराम महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डॉक्टर्स के नेम प्लेट लगाए जाएं। जिलाधिकारी ने मोर्चरी की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 5 डीप फ्रीज तत्काल जैम पोर्टल से खरीदने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली। उधर हरिद्वार के थाना बहादुराबाद पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया। पुलिस की तरफ से अवैध खनन की रोकथाम के लिए तत्काल छापेमारी की गई। छापेमारी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़ा गया। तो कार्रवाई की खबर से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उधर हरिद्वार के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के महंत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी ने मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ललितानंद गिरी ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था देखने वाले ID शास्त्री उन्हें मंदिर से बाहर करना चाहते हैं और वो मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जबकि उन्हें दिवंगत संत सत्यमित्रानंद के तरफ से महंत बनाया गया था। मंदिर ट्रस्ट में चल रही गलत गतिविधियों का विरोध करने पर उन्हें बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में ट्रस्ट के सचिव ID शास्त्री का कहना है कि आरोप बिल्कुल निराधार हैं। उन्हें संपत्ति खरीदने बेचने का कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं। केवल यहाँ पे एक अधिकारी ट्रस्ट की तरफ से नियुक्त किया गया हूँ
जिसमें भी मैं ट्रस्ट का काम देखता हूँ। और मैं कोई भी किसी ना तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हड़प कर सकता हूँ, ना मेरे को ट्रांसफर करने के अधिकार है, ना मेरे को जो ये ट्रस्ट की संपत्ति है इसमें ना तो मेरे को बेचने का अधिकार है, ना मेरे को लेने का अधिकार। जी ने बोला है कि वो यहाँ के महामंडलेश्वर नहीं है, वो महामंडलेश्वर है नरेंद्र अखाड़ा और समालका के जब बनाया था इसका बोर्ड भी लगा था, और आचार्य जी ने इसलिए बोला होगा कल, और तो कोई बात तो हुई नहीं। गुरु जी ने मेरे को स्वयं महंत बनाया, तो गुरु जी को कैसे चैलेंज कर रहे हैं वो? गुरु जी की बात को क्यों वो कर रहे हैं वो? जब गुरु जी ने हमारे को महंत बनाया, सेवा के लिए महंत बनाया, वहाँ की व्यवस्था के लिए महंत बनाया, सबको पता वहाँ की व्यवस्था में हम होते थे। एक दो प्रोग्रामों से हमारे से कोई चर्चा नहीं होती, ना कोई जिम्मेवारी दी जाती, ना कोई ड्यूटी दी जाती। हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। तभी हो सकता है क्या बात है, गलत लोगों के साथ जाता है, आता है वो गलत लोगों को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, आश्रमों में भेजता है हमारे खिलाफ, बुलवाता है हमारे खिलाफ। कोतवाल जो महात्मा निमंत्रण देते हैं आश्रमों में जाते हैं, ललितानंद के नाम निमंत्रण मत दो, मेरे नाम निमंत्रण दो, आचार्य जी का नाम लेकर के बोलता है वो। कौन है, नाम क्या है उसका? आरडी शास्त्री। तो उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने अपने दल बल के साथ मुख्यालय पौड़ी का रुख किया, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में दो बार अधिसूचना जारी कर शासन द्वारा आरक्षण लागू करने में मनमानी के रास्ते खोलने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण लागू करने में बीजेपी ने अंधेर मचाया हुआ है। अपने जानने वालों को उनकी तरफ से माफ़ी आरक्षण की सुविधा दी गई है। प्रशासन स्तर पर आरक्षण चयन में धांधली की गई है। खास तौर पर श्रीनगर विधानसभा में 40% से अधिक आरक्षण में अदला बदली की गई है। सीधा सा यह है कि जो सरकार है उसकी जो मंशा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने का रहा है, और इसमें जो है हमारे जो अधिकारी है उनको पाप का भोगीदार बना दिया गया है। जिस तरीके से 2010 के 10 तारीख की जियो के आधार पर ये आपत्ति लगाने के लिए कहा, और दूसरा जियो 11 तारीख का जो इन्होंने बनाया उसके आधार पर ये सीटें जो आरक्षित हुई। और मैं आपको सबसे बड़ी बात कहता हूं कि ये जो है हमारे पूरे प्रदेश में पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा सीटों का फेरबदल हुआ है, और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कई इसमें शासन और मंत्री का दबाव रहा, इस वजह से ये हुआ है। और मैं जहाँ चौबट्टा खाल की भी बात करूँगा, उसमें चाहे किशोर विकास खंड हो, चाहे पोखड़ा विकास खंड हो, चाहे बीरो खाल हो, या हमारा द्वारी खाल विकास खंड हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो जिला पंचायत सदस्य और जो प्रमुखों की जो सीटें हैं प्रधानों तक को मतलब बदला गया है। तो एक किस्म से सीधा सीधा जो हमारी जनता है उसके अंदर बहुत आक्रोश है, और इसके लिए हमारे कई साथी जो हैं इस मामले में कोर्ट में भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अब होने हैं उस संदर्भ में जो है आरक्षण सूची तय कर दी गई है, और इसी संदर्भ में कुछ हमारी क्वेरीज थी जिसके लिए आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो आज पौड़ी आए थे और जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। सामान्य रूप से मुलाकात हुई और उसमें जो क्वेरीज थी उसके बारे में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से पूछा, उन्होंने जो जवाब दिए। तत्पश्चात हम लोग CDO साहब से भी मिले और उसके बाद हम DPRO साहब से भी मिले हैं। तो उन्होंने जो तथ्य दिए हैं और जो भी हम लोगों को कागजात वगैरह दिए हैं कि हमने इस आधार पर हम लोगों ने आरक्षण तय किया है, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे, और अगर ये सब बातें सही होंगी तो फिर नियमानुसार हुआ है तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तमाम प्रश्न हैं, हमारी शंका का निवारण अब तक नहीं हुआ है। हम इस शंका के साथ यहाँ पर आए कि पहले जो अनंतिम आरक्षण की स्थिति जिला प्रशासन के द्वारा प्रदर्शित की गई और उस पर आपत्तियां मांगी गई, और ऐसी ऐसी सीटें भी बदल दी गई जिन पर की कोई आपत्ति नहीं थी। तो हम इस शंका के साथ यहाँ आए कि ये कैसे हुआ, और यहाँ आने के बाद एक अजब बात पता चली, जिलाधिकारी के माध्यम से बात पता चली कि जो अनंतिम सूची जारी हुई वो तो 10 तारीख को जो जियो जारी हुआ था उसके आधार पर हुई, लेकिन जो फाइनल हुआ वो 11 तारीख को एक दूसरा जियो आया उसके आधार पर हुआ। हम इसलिए नाराज हैं कि जो हमारे यहाँ पे पहले वर्तमान में जो प्रधान है वो महिला है, ठीक, और महिलाएं सक्षम नहीं हैं, सब महिला ने जो भी। तो इसके लिए पहले जो सरकार ने जियो निकाला था उसके आधार पे वहाँ पे सामान्य सीट किया, और
कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद इनका जियो आता है, 11 तारीख का जियो, उसमें ये हेरा फेरी करके फिर महिला सीट घोषित कर देते हैं कि कुछ कुछ जहाँ पे इनके हमारे क्षेत्र में या थलीसैंड में जहाँ पे कि हमारे कैंडिडेट जीत नहीं रहे, कांग्रेस वाले जीत रहे, तो इन्होंने वहाँ पे चेंजिंग किया। मैंने डीएम को भी कहा, आप ही के सामने कहा, मीडिया के सामने, कि सर आपने पॉलिटिकल दबाव में काम किया, पॉलिटिकल प्रेशर में काम किया, ये अच्छा नहीं किया आपने। माननीय गोदियाल जी यहाँ पे आए थे, तो और उनके द्वारा कुछ जो उनकी शंकाएं थी वो व्यक्त की गई थी, तो हमने उनको जो जियो है जिस आधार पे हमने आरक्षण किया है उसका अवलोकन कराते हुए, और जो हमारी जनसंख्या है जिस आधार पे हमने आरक्षण तय किया है, तो उसके बारे में उनको अवगत कराया है, और मोर और लेस वो काफ़ी हद तक हमारी बातों से सहमत है, और यही चीज़ हमने माननीय गोदियाल जी को इसमें बताई। सर, ये जो दोनों जियो थे उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो सेम है, और उसी के आधार पर हमने आरक्षण किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।